वन डी मोशन के कुछ अच्छे से क्वेश्चन है बेटा, 20-21 क्वेश्चन है, तो चलो हम लोग उनको सॉल्व करते हैं और देखो उसमें कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रहा है, इफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अ स्फीयर ऑफ लेड डेंसिटी इज d इज जेंटली रिलीज इन अ लिक्विड कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। हालांकि ये आइडियल लिक्विड होगा बेटा, है ना, ये मान के चलना। ठीक है, आइडियल लिक्विड में एक ब्लॉक को आपने जेंटली रिलीज कर दिया। अभी ये अपने से पूछते हैं उसका एक्सीलरेशन। ओके भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब आप स्फीयर को इसके अंदर रिलीज करोगे तो अब सिंपली आप देखो स्फीयर पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो एक तो अपन को दिख रहा है भाई कि वेट ऑफ द स्फीयर डाउनवर्ड एक्ट करेगा और स्फीयर के ऊपर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। स्फीयर डाउनवर्ड जा रहा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा और वो नेट फोर्स क्या आएगा, mg माइनस यू, अपथ्रस्ट। ओके भाई, एक्सीलरेशन निकालना है। मास किसका है, स्फीयर का। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और डेंसिटी ऑफ स्फीयर डी दे रखी है, डी जी, माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कौन दे रहा है, लिक्विड दे रहा है। और अपथ्रस्ट होता क्या है, अमाउंट ऑफ लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ होता है, अमाउंट मतलब वेट, है ना, उसे अपथ्रस्ट बोल रहे हो आप। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी बॉल लिक्विड के अंदर है, तो जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड भी डिस्प्लेस हुआ होगा, यानी कि यहां वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड भी v होगा। डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम भी v होगा क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर अंदर है। अब मास ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ तो वॉल्यूम आ गया और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, डेल्टा, और इनटू जी। ये नेट फोर्स आया और नेट फोर्स बराबर होता है मास। किसके ऊपर नेट फोर्स आया, बॉल के ऊपर। तो यहां पर आएगा मास ऑफ वॉल्यूम, इसको तुम लिखते हो चलो m इंटू ए। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, तो ये अपना v और g तो कॉमन आ गया, यहां बचेगा d माइनस डेल्टा अपॉन मास। मास किसका है, बॉल का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल, ये आ गया। तो एक्सीलरेशन आ गया भाई लोग d माइनस डेल्टा इंटू जी अपॉन डेल्टा। इसको 1 माइनस डेल्टा बाई रो भी लिख सकते थे। तो फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद द एक्सीलरेशन दिस वन। ठीक है ना भाई, थर्ड आंसर देख लो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें, बस एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा जो अपथ्रस्ट वाला था, हालांकि बहुत आसान। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ टू बॉल ऑफ द सेम डेंसिटी बट डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। देखो यार, यहां पर एक बड़ी बात वो है, वो कह रहा है डेंसिटी सेम है बट डिफरेंट मास है। अगर डिफरेंट मास है और वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा तो मामला कुछ और हो जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं बताया है भाई, एक हॉलो कर दो एक सॉलिड कर दो, मास दोनों के डिफरेंट है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो वॉल्यूम भी तो डिपेंड करने लगेगा ना। और जब वॉल्यूम डिपेंड करने लगेगा तो एयर रेजिस्टेंस आने लगेगा। या तो अपन लोग यहां एयर रेजिस्टेंस ना मान के चले कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों, हां, फिर इसका आंसर देना आसान हो गया। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। इस क्वेश्चन में एक चीज और लिख लो कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब 100 मीटर से दो स्फीयर को आप गिरा दो, दोनों पे ग्रेविटी इक्वल लगेगी, दोनों पर ग्रेविटी क्या लगेगी, इक्वल लगेगी। तो 100 मीटर क्या 1000 मीटर से भी अगर उनको दोनों को तुम गिराओगे तो दोनों क्या लेंगे, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लेंगे वो लेंगे √2h/g। आप ड्रॉप कर रहे हो ना, h = ut + ½ gt²। तो इस टाइम में मास कहीं से इन्वॉल्व भी नहीं है, इस टाइम में मास कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। तो आंसर देखो, दोनों जो है ना एक साथ आएंगे, बोथ विल कम टुगेदर ऑन अर्थ।
बोथ विल कम टुगेदर ऑन अर्थ, दोनों एक साथ आएंगे। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को अपन लोगों ने नेग्लेक्ट कर रखा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। From the top of a building, a ball is thrown straight upward with an initial speed, and at the same time another ball is thrown straight downward with the same initial speed, neglecting air resistance. Which one of the following? बेटा हॉरिजॉन्टल भी फेंक देता ना उसी स्पीड से। मामला अभी बताता हूं। चलो, एक ये कोई टावर है h हाइट का, कह रहा है एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया मान लो u स्पीड से, और सेम टाइम पे एक दूसरी बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया विद द सेम स्पीड। अब अपने को बताना है कि वो ग्राउंड पर किस स्पीड से पहुंचेंगे। देखो बेटा एक चीज है, आप लोग बार बार कभी कभी ये कहते हो कि बॉल को ऊपर फेंका गया, जी नेगेटिव है, बॉल नीचे आ रही है, जी पॉजिटिव है। तो ये नाइंसाफी जी के साथ पता नहीं क्यों करते हो तुम लोग। बॉल ऊपर जा रही थी तब भी जी जो है ना डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा था, बॉल नीचे आ रही थी तब भी जी डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा था। जी ने अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं किया। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा गलत है। और अगर इसको हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि जी और टी का ग्राफ बनाओ, तो पॉजिटिव 10 से नेगेटिव 10 करने में एक बार 0 हो जाएगा बीच में, समझ लो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो फंडामेंटली हम लोग इसको वेक्टर, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, व्हाटएवर। कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है क्या किसी बॉडी का एक्सीलरेशन नेगेटिव हो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो मैं कहता हूं यस बढ़ सकती है। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता। तो सिंपली बहुत ध्यान से सुनो, कहानी भैया ये है कि जहां से तुम क्या करो, बॉडी को फेंको, उसे ओरिजिन मान लो, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना शुरू करो। ओरिजिन से अपवर्ड चीजें पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड चीजें नेगेटिव। अब यहां पर देखो, जो फर्स्ट बॉल फेंकी आपने उसकी स्पीड पॉजिटिव है, ओरिजिन से हाइट नीचे है तो हाइट नेगेटिव है, और जी भी नीचे लग रहा है बेटा, जी भी नेगेटिव है। अब आओ फर्स्ट बॉल का इक्वेशन लिखो, तो ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, या as लिखते हैं अपन लोग, सीधी बात है as लिखो। v निकालना है अपने को। पहली वाली बॉल के लिए फर्स्ट बॉल का u पॉजिटिव है तो u का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन नेगेटिव है बेटा तो माइनस g। पहली वाली बॉल के लिए u पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है माइनस जी, h भी नेगेटिव है माइनस h, यानी कि जब वो ग्राउंड पर आई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी आई u स्क्वायर प्लस 2gh। अभी एक शॉर्टकट भी बता देंगे। अब आते हैं सेकेंड बॉल पे। सेकेंड बॉल को आप डाउनवर्ड फेंक रहे हो, u पॉजिटिव नहीं, ओरिजिन से नीचे तो u नेगेटिव, h भी नेगेटिव ओरिजिन से नीचे है, और g भी नेगेटिव। फंडामेंटली बताया जहां से मोशन स्टार्ट हो वहां ओरिजिन फिक्स करो। वर्टिकल में है तो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल में अगर होता तो राइट साइड सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सब नेगेटिव। तो ऐसे फंडामेंटल चलोगे आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करोगे। तो सेकेंड बॉल के लिए u नेगेटिव, g नेगेटिव, h नेगेटिव, क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटी ओरिजिन से डाउनवर्ड है। अब फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है माइनस u का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है माइनस u का स्क्वायर, g भी नेगेटिव है माइनस g और माइनस h। तो अगेन देखो बेटा, जिसको डाउनवर्ड फेंका उसकी भी वेलोसिटी कितनी आ रही है, u स्क्वायर प्लस 2gh। जिसे अपवर्ड फेंका उसकी वेलोसिटी भी कितनी आ रही है। तो यानी कि दोनों बॉल सेम स्पीड से ग्राउंड पे टकराएंगी। अच्छा सोचना भी यार, देखो सिंपल सी बात थी कि जिसको तुमने ऊपर फेंका या जिसको तुमने नीचे फेंका, दोनों बॉल ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट किया है, दोनों बॉल का इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, एक्सीलरेशन इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है,
तो फिर फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल होगी यार। अब देख लो, इस बॉल को फेंकोगे तो ये ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही कर रही है ना, h के बराबर, और जिसको नीचे फेंक रहे हो उसका भी डिस्प्लेसमेंट h ही है। तो अगर दोनों बॉल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, स्पीड इनिशियल इक्वल है, एक्सीलरेशन इक्वल है, तो फाइनल स्पीड भी बराबर होगी ना दोनों की। देख लो भाई, बोथ बॉल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, नहीं, टाइम अलग अलग होगा। बोथ बॉल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है भाई। कह रहा टू विंड ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन passes a certain point with the velocity u and v। बहुत आराम से देखो, हम तीन डायग्राम बना रहे हैं। एक ये कोई सर्टेन पोल है या पॉइंट है, ठीक है। एक ट्रेन इसको क्रॉस करती है, तो जो ट्रेन का इंजन है बेटा, ट्रेन का इंजन जब इसको क्रॉस करता है तो इसकी स्पीड कह रहा है u है, इस पॉइंट को। फिर क्या हुआ कि कह रहा है इसके बाद जब ट्रेन का लास्ट जो गार्ड जहां खड़ा होता है, लास्ट बोगी जब क्रॉस होती है, जब लास्ट बोगी क्रॉस होती है ट्रेन की, तो कह रहा है उसकी स्पीड v है। वेरी गुड। अब यहां की स्पीड v है, ओके। अब कुल लोग करें क्या यार, कि अपने को मालूम है कि ट्रेन की अगर लेंथ हम l मान लें, तो इन दोनों डायग्राम से देखो कि इस ट्रेन ने जब l दूरी तय की, देख रहे हो भाई, इस पॉइंट को क्रॉस करना है इसको, ट्रेन की लंबाई l है, यहां पर स्पीड u थी और फाइनल स्पीड यहां पर v है। ये स्पीड u से क्रॉस किया था, और जब लास्ट वाला गार्ड वाला कोच आया तो उसकी स्पीड v हो गई, यानी कि l लंबाई चलने में ट्रेन की वेलोसिटी चेंज हो गई, u से v हो गई, यानी कि मोशन एक्सीलरेटेड है, मोशन एक्सीलरेटेड है। सिंपल, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, l। पहला इक्वेशन। यहां से देखो, यहां से काम करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई a l की, इक्वेशन 1। अब वो कह रहा है कि ट्रेन का जो मिडिल पोर्शन है वो उस पोल को किस स्पीड से क्रॉस करेगा। अच्छी बात है, यहां की स्पीड u थी, यहां की स्पीड जब क्रॉस हुआ तो v थी, और उसने ये स्पीड पूछी, मान लेते हैं v1 स्पीड से क्रॉस करेगा। लेकिन अब देखो, यहां की स्पीड u थी और मिडिल पोर्शन की स्पीड v1 है, कितनी दूरी तय करने में, कितना डिस्प्लेसमेंट होने में, l/2। तो फिर अगेन यही इक्वेशन यूज करो, तो ये आएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a l/2, 2 से 2 कैंसिल, और a इंटू एल की ये वैल्यू उठाओ और यहां रख दो, तो v1 स्क्वायर बराबर आया u स्क्वायर प्लस a l कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर गया तो बचा u स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर की तरफ अगर आओ तो v1 स्क्वायर बराबर आएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, या v1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। सिंपल, चेक कर लो भैया आंसर, अपने को तो थर्ड वाला लग रहा है, थर्ड इज द राइट आंसर बच्चों। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रेन ने एक गिवन पॉइंट को क्रॉस किया, इनिशियल स्पीड u है और फाइनल v, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ l, तो एक इक्वेशन ये बनाया। अब उसने कहा जब आधी ट्रेन क्रॉस करेगी तो मिडिल पॉइंट का पोर्शन
तो आधी ट्रेन क्रॉस करेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी आधा होगा, L/2। तो सिंपल, आगे चलो। अपन लोग आगे चले भाई। क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ भाई। क्या कह रहा है? A pebble is thrown vertically upward from a bridge with an initial velocity 4.9 meter per second. It strike water after 2 seconds. 2 सेकेंड बाद पानी से टकरा गया। The height of the bridge, यार आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, फिर फंडा भाई, ये पुल की हाइट है h। तुमने पार्टिकल को कहां फेंका? ऊपर, विद द स्पीड 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे कहीं आकर के पानी में गिरेगा। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट h ही हुआ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर का जाने का टाइम, नीचे के आने का टाइम, ये सब मत करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहां से मोशन शुरू हुआ वहां ओरिजिन। ऊपर की चीजें पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड u यहां पर आ गया प्लस का 4.9। ये बॉल थी, बॉल पर g नीचे लग रहा होगा, ओरिजिन से डाउनवर्ड चीजें निगेटिव, a बराबर आ गया -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h की वैल्यू भी निगेटिव, h भी यहां पर निगेटिव। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया? 2 सेकेंड। क्या हुआ? h बराबर, देखो h निगेटिव है मैंने बोला, तो h के ऊपर निगेटिव लगा दो। u पॉजिटिव है तो ut, a निगेटिव है -12 बेटा, तो निगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। h बराबर -ut प्लस -12 ये इक्वेशन होता है। बहुत सिंपल सा काम है। जब किसी ब्रिज से या किसी छत पर खड़े होकर के किसी टावर से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंको, तो वो पूछ ले कितनी देर बाद ग्राउंड से टकराएगा या क्या हाइट है। भैया अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ये इक्वेशन याद रखो कि टावर से अपवर्ड मोशन के लिए h इज इक्वल टू -ut प्लस ½ t यहां पर टोटल टाइम है जो हवा में लग रहा है उसे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे देख लो, जहां से मोशन शुरू होता है बच्चों वहां पर ओरिजिन, हम लोग वहां ओरिजिन फिक्स करते हैं। ओरिजिन के ऊपर की चीजें पॉजिटिव और नीचे की चीजें नेगेटिव लेते हैं, और फिर इक्वेशन लगा देते हैं h इज इक्वल टू ut प्लस ½ तो ये अपना एक सिस्टम है बस। तो यहां तो क्वेश्चन हो गया, h निकालना है, u दिया है -4.9, टाइम दिया है 2 सेकेंड, प्लस हाफ, g की वैल्यू है 9.8 और टाइम है 2 सेकेंड का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -9.8, यहां पर आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा, ये 4 बचेगा, 4 इंटू 2 तो यहां आ जाएगा 9.8 इंटू 2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 19.6 -9.8, तो हाइट आ गई 9.8 मीटर। देख लो आंसर, हमको तो थर्ड लग रहा है भाई, 9.8 मीटर। बस याद रखो, टावर के ऊपर से जब किसी बॉडी को फेंकते हैं तो ये इक्वेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ मोटर कार मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मामला है, हालांकि इसको वर्क पावर एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी से भी कर देते हैं, बट कोई बात नहीं है। देखो, जब किसी कार को रोकना है तो आप ब्रेक लगाओगे, तो ब्रेक जो रिटार्डेशन देगी वो तो कांस्टेंट होगी। रिटार्डेशन जो होगा वो क्या होगा, वो तो कांस्टेंट होगा। अब ध्यान से सुनना, इक्वेशन है v² इज इक्वल टू, और निगेटिव होता है रिटार्डेशन, ये तो मालूम ही है।
u स्क्वायर माइनस 2as। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस कह रहा है, तो जब कार रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी होगी u स्क्वायर माइनस 2as, यानी कि इसको ये लाओ तो u स्क्वायर प्रोपोर्शनल आया s के, या तुम ऐसे लिख लो पहले पूरा पूरा कि u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यानी कि u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s, क्योंकि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अब कह रहा है स्पीड 3 गुनी कर दी बाय ट्रिपलिंग द स्पीड, यानी कि u की जगह 3u हो गया, तो ये हो जाएगा 3u का स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा s डैश के। 3u का स्क्वायर आ गया 9u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s डैश, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर लो तो 9u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू s डैश अपॉन s, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, s डैश बराबर आ गया 9s, तो 9 गुना हो जाएगा, सीधी बात है बेटा। ठीक है भाई, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ मोटर कार मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस बाई 9। ओके, चल आगे चलो। A body is thrown vertically upward in air. When air resistance is taken into the consideration, let the time of ascent is t1 and the time of descent is t2। अच्छा सा क्वेश्चन है, और इत्मीनान से देखो। देखो बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है वो मोशन का अपोज करेगा। मैं इसको बहुत कोई दुनियादारी नहीं, आराम से एकदम सीखो। अब बॉडी अपवर्ड जा रही है, जब तुमने ऊपर फेंका, ठीक, mg तो नीचे लगेगा और एयर रेजिस्टेंस वो भी एक तरीके का फोर्स है, वो नीचे लगेगा। तो जो रिटार्डिंग फोर्स है F, वो होगा mg प्लस F। और जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है बच्चा, ये अपवर्ड मोशन है, बहुत अच्छी चीज है, और ये है डाउनवर्ड मोशन। बॉडी आ रही है डाउनवर्ड मोशन में, बस डाउनवर्ड मोशन। अब देखो mg नीचे लग रहा है, बट एयर रेजिस्टेंस अब ऊपर हो गया F। अब जो रिटार्डिंग फोर्स है, वो रिटार्डिंग फोर्स आ गया mg माइनस F। अब बहुत ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं है, एक लॉजिक फिट कर दो, आंसर आ गया। ऊपर जाते टाइम रोकने वाला फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, इसको F1 F2 कर लेना है। ऊपर जाते टाइम रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा है, नीचे आते टाइम रोकने में कम बल लगा रहे हो, ऊपर जाते टाइम रोकने में ज्यादा बल लगा रहे हो। तो जब किसी बॉडी को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाओगे तो जल्दी रुकेगी, और कम फोर्स लगाओगे तो देर में रुकेगी। तो जब बॉडी ऊपर जा रही है तो रोकने में ज्यादा फोर्स लगाया, जल्दी रुक गई, और जब बॉडी नीचे आ रही है तो रोकने में कम फोर्स लगाया, बॉडी थोड़ी देर में रुकी। तो ऊपर जाने का टाइम कम होगा और नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा। T1 लेस देन होगा T2 से। सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। तो अच्छे से समझ लो, जब एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जाने और आने का टाइम बराबर, और अगर एयर रेजिस्टेंस है तो जाने का टाइम कम, आने का टाइम ज्यादा। जाने का टाइम कम क्यों? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा। आने का टाइम ज्यादा क्यों? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स कम। चलो आगे बढ़ो। चलो भाई, अगला देखो। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। डाटा क्या दिया? u0, टाइम कितना? 20 सेकेंड, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ये तीन चीजें हमको बता दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? इफ इट ट्रेवल अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड
एंड डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट t सेकेंड। ठीक है, वैसे तो तुमको याद होना चाहिए कि कॉन्जिकेटिव गैलीलियोस थ्योरम कि अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस चली जाती हैं उनका रेशियो है 1:3:5, 1:3:5। तो हम डायरेक्टली यहां से बता देते हैं, लेकिन फिर भी देखो, पहले 10 सेकेंड में चली गई दूरी s1, u0 है, प्लस हाफ a इंटू a कांस्टेंट है 10 का स्क्वायर, यानी कि s1 बराबर आ गया 10 का स्क्वायर 100 को 2 से डिवाइड करो 50a। यानी कि ये देखो, पहले 10 सेकेंड में ये s1 दूरी तय कर गया। अब कह रहा अगले 10 सेकेंड में ये s2 दूरी तय कर रहा है। तो यहां पर अगला 10 सेकेंड का मतलब यहां पर जो टाइम होगा वो 20 सेकेंड होगा। पहले 10 सेकेंड में s1, अगले 10 सेकेंड में s2। तो इस 10 में अगर 10 जोड़ोगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। पहला 10 सेकेंड यहां खत्म था, तो यानी कि 20 सेकेंड में इसने कितनी दूरी तय की? s1 प्लस s2। यहां से यहां तक का टाइम 20 सेकेंड है, और कितनी दूरी तय की? s1 प्लस s2। यहां पे u0 है, तो s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस हो गई s1 प्लस s2। इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ a, t हो गया 20 का स्क्वायर। तो s1 प्लस s2 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 400, ये हो गया 200। s1 की वैल्यू है 50a, 50a प्लस s2 बराबर आ गया 200a। तो s2 बराबर कितना आ गया? s2 बराबर आ गया 200a माइनस 50a, यानी कि ये आ गया 150a। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 50a, और 50a की जगह लिख सकते हैं s1, तो s2 बराबर आ गया 3s1। और वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे गैलीलियोस से, ठीक है ना? 1:3:5 का रेशियो होता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ो। कह रहा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर इफ द एयर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, लिया जा रहा है, देन द एक्सीलरेशन ऑन द बॉल एट द हाईएस्ट, अरे भाई हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, रेजिस्टेंस तो मोशन का अपोज करता है। रेजिस्टेंस किसका अपोज करता है? मोशन का। तो जिस समय बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी उस समय उसकी वेलोसिटी होगी 0, मोशन तो हो ही नहीं रहा है, तो कोई भी अपोज करने वाला फोर्स वहां नहीं होगा, केवल और केवल क्या लग रहा होगा? mg। देयर इज नो रेजिस्टेंस बिकॉज देयर इज नो मोशन, नो मोशन नो रेजिस्टेंस। तो यहां पर केवल और केवल क्या लग रहा होगा? फोर्स mg, और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बेटा एक्सीलरेशन आ गया g। देयर इज फर्स्ट ऑप्शन। मोशन के दौरान, ठीक है, मोशन के दौरान यह घट बढ़ सकता है, लेकिन यहां पर तो कोई मोशन नहीं था। आगे, a balloon is moving upward with the velocity 9.8 मीटर पर सेकेंड, इट रिलीज अ स्टोन। बेटा सिंपल सी बात है कि जब कोई मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई बॉडी रिलीज की जाती है, हम ट्रेन में बैठ के गेंद को अपवर्ड फेंकते हैं, गेंद हमारे हाथ में वापस आती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ट्रेन की है, जैसे ही तुम उससे बॉल को अपवर्ड फेंकोगे तो वो ट्रेन की स्पीड अपने साथ ले जाएगी, एक्सीलरेशन नहीं। ट्रेन की खिड़की से कोई बॉल बाहर गिराओ, इमीडिएट गिराते टाइम जो ट्रेन की स्पीड नहीं वेलोसिटी है वही उस बॉल की वेलोसिटी है। ट्रेन अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है तो खिड़की से गिराए जाने वाली बॉल भी हॉरिजॉन्टल पहले जाएगी, जो वेलोसिटी ट्रेन की है वही वेलोसिटी बॉल की होगी। हाँ, एक्सीलरेशन दोनों का अलग अलग हो सकता है,
होगा ही होगा। बॉल के ऊपर जी लगने लगेगा, ट्रेन के ऊपर तो इंजन का एक्सीलरेशन है। चलो छोड़। तो सिंपल सी बात है कि जो ये बैलून अपवर्ड मूव कर रहा था, अगर तुम इससे कोई पत्थर गिराओगे तो जो बैलून की स्पीड होगी वही स्पीड किसकी हो जाएगी? इस स्टोन की। तो बैलून की स्पीड उसने कितनी दी है जिस समय बाल गिराई गई? 9.8। तो यानी कि स्टोन की स्पीड भी 9.8 होगी और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम होगा जो बैलून का था और जो बॉल का। यानी कि अब ये स्टोन पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ऐसी कहानी होगी। अच्छा भाई चलो आगे चलते हैं। रिलीज विच कम टू डाउन ग्राउंड, ये स्टोन कितनी देर बाद ग्राउंड पे आ गया? 11 सेकेंड बाद। यानी कि t बराबर इसने दे दिया 11 सेकेंड। भैया अभी पढ़ाया था, सिखाया भी था। स्टोन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर गिरा था, t बराबर 0 ये है और t बराबर 11 पर ये ग्राउंड पे आ गया। तो इस 11 सेकेंड में स्टोन का डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ है। हम ऊपर मोशन और नीचे मोशन मत चेक करें। हमने अभी बताया है कि ओरिजिन सेट करो, पॉजिटिव नेगेटिव करो। ये बात याद रखो कि किसी छत से खड़े होकर के कोई पत्थर ऊपर फेंकोगे, इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगा? h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो हाइट आपको बतानी है। जब ये बॉल को छोड़ा गया तो हाइट ये h है। 11 सेकेंड में इस h का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो माइनस u बराबर कितनी है? 9.8, लेकिन नेगेटिव हो गए। वैल्यू रखेंगे हम, इंटू 11 करेंगे प्लस 1/2 g करेंगे 9.8 और इंटू 11 का स्क्वायर करेंगे। अब भाई ये कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेशन कर लो। इसको मान लेते हैं लगभग 10, चलो नहीं यार निकाले मोबाइल, कैलकुलेट कर लो। हाँ जस्ट वेट बेटा, कैलकुलेट करके वैल्यू लिख दे रहा हूं। 9.8 इंटू 11, ये आ गया 107.8, माइनस में 107.8 प्लस ये इससे कैंसिल करो तो ये आएगा 4.9 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अगला मामला है 4.9 इंटू 121, ये आ जाएगा माइनस 107.8 प्लस 592.9। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई, 8 485.1 आ रहा है। ये इसका आंसर है। थर्ड इज द राइट आंसर बच्चों। चलो थर्ड इज द राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिया जाए। ये याद रखो कि जब किसी हाइट से कोई बॉडी ऊपर फेंकी जाए, चाहे वो टावर हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, तो इक्वेशन लगेगा h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सिंपल।